गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं HK धीमान PGT कॉमर्स फ्रॉम RSP नंबर 4 रूपनगर दिल्ली। आज हम 11वीं क्लास का अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। यानी अकाउंटेंसी में या अकाउंटिंग में जो टर्म्स हम यूज करते हैं उनके बारे में हम आज डिटेल से लेंगे। ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हुए डिफरेंट टर्म्स को यूज करते हैं, तो उसी तरह से आज हम अकाउंट्स में यूज करने वाली जो टर्मिनोलॉजी है उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझेंगे। सबसे पहली जो चीज़ हमारी इसमें आती है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन, अब बिजनेस ट्रांजैक्शन होती क्या है? द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक event entered into by two parties that initiate the accounting process of recording in the book of accounts of enterprises। यानी ये वो प्रक्रिया है जिसमें हम दो पार्टीज के बीच में हुए व्यावसायिक लेन देन का विवरण रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले ने फ्रिज को बेचा, तो शॉपकीपर है वो सेलर है, और जो दूसरी पार्टी हुई, जो परचेजर है, जो ग्राहक है, जो खरीद रहा है, वो जो है ग्राहक यानी दूसरी पार्टी। यानी दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में। दूसरी बात, वो फाइनेंशियल नेचर का इन्वॉल्वमेंट। जैसे हमने पहले बताया था कि हम अकाउंट में या अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग प्रोसेस में केवल उन्हीं चीज़ों को यूज़ करेंगे जिनको मॉनेटरी टर्म में हम मेजर कर सकते हैं, जिनको मनी रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारी उस मनी टर्म से रिलेटेड हो गई। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा, ये एक रेगुलर बेसिस पे होगा। ऐसा नहीं कि मैंने एक कबाड़ी को अपना फ्रिज ख़राब हो गया था वो बेच दिया, ये रैकिंग नेचर की नहीं है, इसलिए ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कही जा सकती। ठीक है, अब बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है अकाउंट। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्लियर है। अब अकाउंट्स पर आइए। अकाउंट्स क्या है? इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, कैश और क्रेडिट। यानी ये ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है जो कैश में भी हो सकता है, उधार में भी हो सकता है, नगद में भी, उधार में भी, अंडर ए पार्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट से सैलरीज, टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और एनी अदर एक्सपेंस। और अ पार्टिकुलर हेड से एसेट्स, कोई एसेट्स के रूप में भी हो सकता है कि मान लिया हमने लैंड खरीदा, ज़मीन खरीदी, वो एक एसेट हो गया हमारे पास, लेकिन उसको पैसे के रूप में नापा जा सकता है कि हमने भाई 2 लाख की ज़मीन खरीदी। उसके बाद ये हम कह सकते हैं कि एसेट नॉट ओनली शोज द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बट आल्सो शोज देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। यानी जो अकाउंट होता है, उस अकाउंट के अंदर जब हम बनाते हैं, उसमें जो भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसमें उसके इफ़ेक्ट और किस डायरेक्शन में, यानी हम उससे क्रेडिट कर रहे हैं या जो है डेबिट कर रहे हैं, उससे हमारा एसेट बढ़ रहा है, घट रहा है, वो सारी चीज़ उसमें शो होती है। ठीक है, 2 टर्म हुई, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन, और उसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जहां हम रिकॉर्ड करते हैं वो पार्टिकुलर हेड हमारा अकाउंट कहलाता है। इसके बाद तीसरी जो टर्म आती है वो है आपकी कैपिटल। कैपिटल बहुत ही डायरेक्ट और इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको हम वाइडली यूज करते हैं। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द इंटरप्राइजेज बाय द प्रोप्राइटर और द ओनर। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो जितना पैसा एक मालिक ने उसमें लगाया है वो जो है कैपिटल है। चाहे पैसा लगाया है, चाहे वो कोई एसेट लाया है। मान लीजिए एक बिजनेस शुरू किया, बिजनेस के लिए एक दुकान की ज़रूरत थी, तो उसने दुकान अपनी पास से दी, तो वो एक एसेट के रूप में आ गई हमारे पास, और पैसा जो लगाया वो अलग से आ गया। दोनों का जो टोटल है वो कैपिटल कहलाएगा। और अगर पार्टनरशिप है तो जो पार्टनर्स हैं अलग अलग, 2 या 2 से अधिक जो भी लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट जिनका है, वो जितना जितना पैसा उस पर लगाते हैं वो सारा मिला करके कैपिटल कहलाता है। ठीक है, तो पार्टनर के द्वारा लगाया गया पैसा पार्टनरशिप में कैपिटल कहलाता है। प्रोप्राइटरशिप में एक प्रोप्राइटर यानी ऑनर के द्वारा लगाया गया पैसा कैपिटल कहलाता है। इसी तरह एक कंपनी के अंदर शेयर होल्डर के द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा कैपिटल कहलाता है।
ठीक है। तो पार्टी के जो अलग अलग 3 केस हमने लिए, पहला क्या कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये है एक एकल दुकानदार, वो एक अकेला मालिक है, वो दुकान कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, सारा पैसा वो लगा रहा है, वो उसका कैपिटल है। 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, मान लीजिए 3 पार्टनर हम एग्जाम्पल के रूप पे लेते हैं XYZ, तीनों ने 2-2 लाख रुपए लगाए, 6 लाख कैपिटल बिजनेस की हो गई। तो तीनों की जो इंडिविजुअल जो कैपिटल है वो 2-2 लाख हो गई। इसके बाद मान लीजिए कंपनी है, कंपनी में टोटल जो उसकी पूंजी है, जो कैपिटल है, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उसे शेयर कहते हैं। और एक पार्टनर, एक जो ऑनर है, शेयर होल्डर, जितना पैसा लगा रहा है वो उसकी कैपिटल उसमें लगी हुई है, तो वहाँ पर शेयर होल्डर जो है वो कैपिटल का मालिक होता है। अब हम यहाँ कहते हैं कैपिटल एक्चुअल में होता क्या है। कैपिटल होता है कि किसी भी बिजनेस में टोटल एसेट्स में से अगर लायबिलिटी को माइनस कर दिया जाए तो हमारी कैपिटल निकल के आती है। क्योंकि आप देखिए, अभी एग्जाम्पल मैंने लिया कि एक बिजनेस में अगर एक व्यक्ति पैसा लगा रहा है, साथ ही साथ उसने एक फैक्ट्री के रूप में ज़मीन दे दी है, कुछ कैश वो ले आया, तो आपने देखा जब वो कैश लेके आया वो उसकी कैपिटल के रूप में ऐड होगा, जब वो लैंड लेके आया उसकी मॉनिटरी वैल्यू उसकी कैपिटल में रूप में ऐड होगी। यानी एक एसेट लाया लैंड के रूप में, फैक्ट्री के रूप में, तो एक एसेट प्लस जो दूसरा क्या था वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी को जब एसेट से माइनस किया तो वो आपका कैपिटल बच गया। ठीक है। इसके बाद आ जाता है चौथी टर्म आपकी ड्राइंग। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग इज द अमाउंट विड्रॉन और द गुड विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर हिज और हर पर्सनल यूज। यानी कोई बिजनेस में कोई साझेदार है, वो अपने लिए या तो पैसा निकाले या बिजनेस में से कुछ सामान को अपने पर्सनल यूज में लेकर के आए, तो वो उसकी ड्राइंग कहलाती है। इसी तरह एक एकल व्यापार जो है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसमें जो पैसा एक बिजनेसमैन लगा रहा है, उसमें से अगर वो कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज में लेता है या कुछ सामान बिजनेस का वो अपने निजी प्रयोग में लाने के लिए यूज करता है, तो वो उसकी ड्राइंग कहलाती है। तो ड्राइंग हमेशा जो है उसकी कैपिटल को रिड्यूस करती है। इसके बाद जो आती है 5th टर्म हमारी है, वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी है क्या? लायबिलिटी मीन्स अमाउंट ऑड और पेएबल बाय द बिजनेस। यानी कि जो शेयर होल्डर है या जो प्रोप्राइटर है या जो पार्टनर्स है, उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस लायबल हो जाता है उस पैसे का रिटर्न देने के लिए। तो लायबिलिटी मीन्स जो अमाउंट जो बिजनेस के द्वारा मालिक को या इन्वेस्टर को देना है, तो वो जो है लायबिलिटी कहलाता है। लायबिलिटी टुवर्ड द ओनर और ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज इंटरनल लायबिलिटी। लायबिलिटी को दो तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं, एक तो इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस, यानी जो मालिक है या जो पार्टनर है या शेयर होल्डर्स है, उनके प्रति जो लायबिलिटी बनती है बिजनेस की, वो इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है। और जो आउटसाइडर के लिए लायबिलिटी बनती है वो एक्सटर्नल कहलाती है। आउटसाइडर की लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए क्रेडिटर ने हमें कुछ उधार माल दे रखा है, तो बिजनेस की ये लायबिलिटी है कि उसको अमाउंट पे करे, ठीक है। या बैंक से लोन ले रखा है, तो बिजनेस की एक जिम्मेदारी बन जाती है, एक लायबिलिटी बन जाती है कि वो उसका ब्याज दे और उस पैसे को रिटर्न करे। सो 2 तरह की आपकी लायबिलिटी होगी, जो आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल। एक दूसरा तरीका भी जिससे हम लायबिलिटी को डिवाइड करते हैं, या जिसको हम नॉर्मल स्टडी के लिए जब यूज करते हैं, एक टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी इज द लायबिलिटी विच इज पेएबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। यानी नॉर्मल हम पूरे बिजनेस की लाइफ को 1 साल में पूरी लाइफ को एक साल के स्मॉल पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड करके रखते हैं। तो वो जो 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए कोई लायबिलिटी है, यानी जैसे लॉन्ग टर्म लोन है,
मान लीजिए 5 साल का हमने लोन ले रखा है, तो वो 1 साल के बाद पे करना है, तो वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी है कि वो अभी पेएबल नहीं होनी है। इसका एग्जांपल सिंपल लॉन्ग टर्म लोन है, या जैसे डिबेंचर्स है, हमने डिबेंचर इशू किए हुए, डिबेंचर भी मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में पेएबल होते हैं नॉर्मली। 5 साल का डिबेंचर है, 6 साल का डिबेंचर है, या 4 साल का डिबेंचर है, तो वो भी नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाती है। दूसरे आती है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेएबल विद इन 12 मंथ और विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, उस एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो लाइबिलिटी हमें पे करनी है वो हमारी करंट लाइबिलिटी कहलाती है। और इसके कॉमन एग्जांपल है जैसे क्रेडिटर्स की पेमेंट है, बिल्स पेएबल है, या शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, वो सारे हमें जो है 12 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर पेमेंट करनी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लायबिलिटी हमें 12 महीने के अंदर पेमेंट करनी है, 1 साल या 1 अकाउंटिंग पीरियड में पेमेंट करनी है, वो हमारी करंट लायबिलिटी हो गई। और जो उसके बाद पे करनी है, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में पेमेंट जिसकी करनी है, पेएबल है, वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो यानी लायबिलिटी को 2 तरह से हमने देखा, एक तो इंटरनल एक्सटर्नल, वो मालिक और बिजनेस से बाहर के लोगों के लिए हो गया। फिर करंट और नॉन करंट, जो एक अकाउंटिंग पीरियड में और एक अकाउंटिंग पीरियड से बाहर की पेमेंट है कि एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में पेमेंट कर रहे हैं। इसी तरह अब आते हैं हम एसेट्स पर। एसेट्स क्या है? अगली टर्म जो आई हमारी वो है एसेट्स। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द एंटिटी। किसी भी बिजनेस के द्वारा जो प्रॉपर्टीज वो ले रहा है, चाहे उसमें टेंजिबल हो, नॉन टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, या किसी भी तरह की इंटरप्राइज जो भी प्रॉपर्टी लेती है, जैसे मशीन लिया, प्लांट लिया, लैंड लिया, या कोई और चीज़ खरीदी बिजनेस के लिए, तो वो उसके एसेट्स कहलाते हैं। दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, यानी उनको हम उनके यूजेस को लंबे समय तक हम प्रयोग में ला करके उनका फ़ायदा हम उठाते हैं। एसेट्स आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यानी कि भविष्य के इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए हम एसेट्स को यूज करते हैं, विच आर ऑन एंड कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, जिनको या तो व्यक्तिगत जो ऑनर है वो या बिजनेस कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम जब एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स को भी हमने डिवाइड किया हुआ है। एक तो हो गया 3 कैटेगरी हमने बनाई है इसमें, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। जैसे आपने नॉन करंट लायबिलिटी को पढ़ा तो उसी तरह से नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? वो एसेट्स जो जिनको हम लंबे समय तक यूज करते हैं, यानी 12 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए हम उनको यूज करते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स क्या हैं? दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द इंटरप्राइजेज और एंटिटी नॉट विद द पर्पज टू रीसेल, यानी उनको इस मकसद से नहीं लिया कि हम उसको बेच दें। लेकिन जो दूसरे एसेट्स हैं, जैसे हमने ट्रेडिंग गुड्स लिया, हम मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का बिजनेस कर रहे हैं, तो हमने बल्ब्स लिए, ट्यूब्स ली, सीलिंग फैन लिए और बेच दिए, वो हमारे नॉन करंट एसेट नहीं कहलाएंगे, वो कहलाएंगे करंट एसेट्स। लेकिन हमने एक दुकान खरीदी या माल ढोने के लिए अपनी एक गाड़ी ली, या हमने जो है एक फैक्ट्री या गोदाम लिया, तो वो चीज़ हम रीसेल नहीं कर रहे हैं, उसका हम लंबे समय तक यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं। इसका मतलब अर्थ क्या हुआ कि नॉन करंट एसेट्स क्या हैं? वो एसेट्स हैं जिनको हम रीसेल के पर्पज से नहीं खरीदते हैं, लेकिन उनको या तो हम अपने पास रखते हैं या इन्वेस्टमेंट के रूप में हम उसे आगे लगा देते हैं। तो अब ये जो एसेट्स हैं नॉन करंट एसेट्स, ये नॉर्मली हम इनको फिक्स एसेट्स के रूप में देखते हैं। और फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स एसेट्स को वो नॉन करंट एसेट्स हैं जो एक इंटरप्राइजेज के पास होते हैं, रीसेल के पर्पज से नहीं लिया जाता, बल्कि उनको ताकि बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। यानी फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर परचेज्ड नॉट फॉर द पर्पज टू रीसेल बट टू एनहेंस और इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की एफिशिएंसी या अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो एसेट्स खरीदते हैं वो हम फिक्स एसेट्स उनको कहते हैं। अब इन फिक्स एसेट्स को 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है।
नॉन करेंट एसेट में फिक्स एसेट नाम उनको दिया है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? टेंजिबल जैसा वर्ड्स है उससे साफ पता चलता है, दोज है फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी जिनका भौतिक स्वरूप हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड है, ये एक टेंजिबल एसेट है, ये पॉइंटर है, ये एक टेंजिबल एसेट्स है। एक शॉपकीपर है, परचून की दुकान करता है, अगर वो जो भी एसेट खरीदता है, इस तरह का एसेट उसका हो सकता है जिसको टच करे। जैसे दुकान ली, वो दुकान सामने है, टच कर सकता है, देख सकता है, महसूस कर सकता है कि ये मेरी शॉप है, ठीक है। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर जिस पर वो बैठ रहा है, गल्ला रख रहा है, वो फर्नीचर जो है वो रीसेल के पर्पज़ से नहीं है, वो फिक्स एसेट है, उसको महसूस कर रहा है, वो देख रहा है, टच कर रहा है, यानी उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो टेंजिबल एसेट कहलाता है। इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, ये जितने भी एसेट्स हैं ये सारे हमारे टेंजिबल एसेट्स, इनको हम टच कर सकते हैं, ऐसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है हमारी इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का अर्थ है दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनको हम वास्तविक रूप में नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। जैसे आप एक कॉमन एग्जांपल आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आपको पता है क्या होता है, लेकिन आप उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस को नहीं देख सकते, उसको यूज में ला सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो, बट उसे टच नहीं कर सकते। सो ये जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस जिनका नहीं होता, जिनको हम देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते, वो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इसमें बिजनेस में बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका पेटेंट हो गया या गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारे जितने भी इंटेंजिबल है, इनका फ़ायदा हम लेते हैं, इनका यूज़ हम करते हैं, लेकिन ये हम इनको फिजिकली महसूस सामने नहीं देख सकते, टच नहीं कर सकते। तो ये हमारे हो गए इंटेंजिबल एसेट, यानी नॉन करेंट एसेट्स को फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं, और उसको जो है हमने टेंजिबल और इंटेंजिबल दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। इसके बाद हमारा आता है करंट एसेट्स, जो दूसरी कैटेगरी है वो है करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी और इंटरप्राइज विद द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड और विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड और पीरियड ऑफ 12 मंथ और 1 ईयर और 1 अकाउंटिंग पीरियड। यानी करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं, वो संपत्तियां हैं जिनको हम बिजनेस में रिवेन्यू जनरेट करने के लिए, अर्निंग के लिए, रीसेल करने के लिए खरीदते हैं, और 1 साल के पीरियड के अंदर 12 महीने के अंदर हम उनको बेच करके या उनको सेल करके या उनकी सर्विस प्रोवाइड करके हम उससे अपनी अर्निंग को या रिवेन्यू को जनरेट करते हैं। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, गुड्स आर परचेज विद ए पर्पज टू रीसेल, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इनको दे आर रेडीली टू कन्वर्ट इनटू कैश, उनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉमन एग्जांपल जब आप लेंगे करंट एसेट्स में, इसमें आपके आगे बिल्स पेएबल हो गए, ठीक है, और जो हमारे इसमें बिल रिसीवेबल है, बिल पेएबल हमारी एक तरह से लायबिलिटी हो जाएगी, लेकिन बिल रिसीवेबल जो है वो हमारा करंट एसेट्स है। इसी तरह से कैश है, बैंक है, ये हमारे करंट एसेट्स हैं, ठीक है। इसी में अगली चीज़ आ जाती है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट, अगर हम फिक्टिशियस एसेट की बात करें, फिक्टिशियस वर्ड का मतलब है एक तरह से जिसका वास्तविक रूप ना हो, जिसको हम झूठ मूठ हम एक एसेट मान रहे हैं, लेकिन वो एसेट नहीं होते, वो खर्चे होते हैं, लेकिन हम उसको एक एसेट के रूप में लिखते हैं। फिक्टिशियस एसेट आर दोज एसेट्स विच आर नीदर टेंजिबल एसेट्स नॉर इंटेंजिबल, जो ना तो टेंजिबल होते हैं नो और ना ही वो इंटेंजिबल होते हैं। इसका मतलब फिर क्या होते हैं? दे आर लॉसेस इन या एक्सपेंसेस हुज बेनिफिट इज टेकन फॉर ए लॉन्गर पीरियड, यानी मोर देन 12 मंथ हम उसके बेनिफिट्स को उठाते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज विच आर नीदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल, दे आर लॉसेस not written off in the year in which they are incurred but more than 1 accounting period, यानी वो ऐसे खर्चे हैं, ऐसे
लॉस कह सकते हैं या खर्चे कह सकते हैं जो हम करते हैं लेकिन उसी साल में हम उसको राइट ऑफ नहीं करते और उस एक साल से ज़्यादा हम उसका फ़ायदा हम उठाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जैसे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेस एक कॉमन टर्म यूज होती है, उसमें क्या क्या आता है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। यानी जब डिवेंचर को हम इशू करते हैं तो कुछ एक्सपेंस होता है, वो हमारे लॉस के रूप में होता है, लेकिन चूंकि डिवेंचर एक लॉन्ग टर्म एसेट्स हमारे लिए और एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास वो पैसा आता है, तो हम उसको जब उसके बेनिफिट को जो उससे लॉस उसके इशू करते हुए हुआ, जो खर्चा उसको इशू करते हुए हुआ, उसका फ़ायदा हम मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड उठा रहे हैं, इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि वो जो है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है वो हमारा एक तरह का फिक्टिशियस एसेट है, हम उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं। दूसरी चीज़, दूसरा हमारा जो इसमें एग्जांपल हमने लिया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। मान लीजिए हमने कोई नया प्रोडक्ट हम मार्केट में ला रहे हैं, हमने उसको एडवर्टाइज किया, उस एडवर्टीजमेंट का हम फ़ायदा, ऐसा नहीं कि एडवर्टीजमेंट हमने किया एक साल में उसका खर्चा पूरा हो गया, उस एडवर्टीजमेंट का फ़ायदा हम 2-3 साल तक लेंगे, तो हम उसको 2-3 साल के अंदर ही राइट ऑफ करेंगे। इसलिए हम 2 साल तक जितना जितना वो राइट ऑफ करते जाएंगे, जो बैलेंस बचेगा उसको हम फिक्टिशियस एसेट के रूप में बैलेंस शीट में एसेट साइड में उसको हम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए फिक्टिशियस एसेट। इसके बाद अगली टर्म्स आती है रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स क्या होता है? एक तरह से प्राप्ति है। रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। यानी संपत्तियों को बेचने से या गुड्स को बेचने से या सर्विस को रेंडर करने से, सर्विस को प्रोवाइड करने से जो पैसा या जो हम अमाउंट रिसीव करते हैं वो रिसिप्ट कहलाती है। ठीक है, तो ये रिसिप्ट कई तरह की हो सकती है। ब्रॉडली हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एनी से अगेंस्ट यू कैन से नॉर्मल सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स के जरिए जो पैसा आ रहा है वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, दूसरा जो हमारा है वो है कैपिटल रिसिप्ट। या हमने सर्विस प्रोवाइड की है, जैसे बिजनेस तो सर्विस प्रोवाइडर के रूप में हो सकता है, जैसे कि इंटरनेट वाला हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो कोई गुड्स थोड़ी बेच रहा है, हमें सर्विस दे रहा है, लेकिन उसके बदले में हम मंथली चार्जेस उसको दे रहे हैं, तो वो जो है वो भी एक रेवेन्यू रिसिप्ट है उसके लिए। अब आता है दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट जो होती हैं वो द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर, जो रेवेन्यू नेचर की नहीं है। मीन्स क्या हुआ? मान लीजिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट पुरानी पड़ी हुई थी उसको बेच दिया, तो आपका जो पैसा आया, या कोई लैंड बिल्डिंग थी उसको बेचा, वो पैसा आ गया, तो वो सब क्या है? वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट है। इसमें सेल ऑफ मशीनरी है, सेल ऑफ बिल्डिंग है, सेल ऑफ फर्नीचर है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो सारी चीज़ें जो है हमारी कैपिटल रिसिप्ट के रूप में जानी जाती है। तो रिसिप्ट 2 तरह की होगी, रिवेन्यू और कैपिटल। तरीका वही है, रिवेन्यू रिसिप्ट जो है वो बैलेंस शीट में आती हैं, जबकि कैपिटल रिसिप्ट को जो है हम कैपिटल रिसिप्ट को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। ये रेवेन्यू रिसिप्ट जो हुई वो हमारी प्रॉफिट लॉस में आएंगी और कैपिटल रिसिप्ट जो है वो बैलेंस शीट में आएंगी। इसके बाद अगली टर्म आती है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर है क्या? एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। एसेट्स खरीद करने के लिए या एसेट्स को हासिल करने के लिए जो हमने खर्चा किया है, जो अमाउंट हम पे करने जा रहे हैं, वो हमारा एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर किस तरह का? जैसे या तो हमने कोई एसेट खरीदा, या हमने ट्रेडिंग गुड्स खरीदे, या हमने कोई जो हमारा फर्म के दूसरे सर्विसेज हैं उनके बदले में जो अमाउंट हम खर्च कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर। तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
कैपिटल एक्सपेंडिचर, पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक उसी तरह का है इट इज़ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू रिक्वायर द एसेट और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट विच आर विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर उस तरह का खर्चा है जिसके माध्यम से हम अपने ऐसे वर्तमान एसेट्स को या तो बढ़ाते हैं या उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए उसको जो है हम आगे लेके जाते हैं या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाते हैं या उसमें कुछ जो मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल नेचर का वो एक्सपेंस हो गया। दे आर शोन इन द बैलेंस शीट, उनको जो है बैलेंस शीट में शो किया जाता है, ठीक है। इनका जो है एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि दे विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जैसे हमने सपोज नई मशीन ली, क्यों ली नई मशीन कि पुरानी मशीन एब्सोलेंस या पुरानी हो चुकी थी, उसकी वजह से उससे जो गुड्स आ रहे थे वो इतने बढ़िया नहीं आ रहे थे या इतने बढ़िया प्रोडक्शन की क्वालिटी पे फ़र्क पड़ रहा था। तो हमारा कस्टमर टूटेगा जब उसको प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आएगी, उस प्रोडक्ट में कोई कमी दिखाई देगी, तो नेचुरल है कि हमारा कस्टमर हमारे पास नहीं आएगा, टूटेगा। तो उस कस्टमर को जोड़े रखने के लिए हम क्या करेंगे, नई टेक्नोलॉजिकल जो अपग्रेडेशन आ रही है उसको लेते हुए नई मशीनरी को लेंगे या मशीन को इम्प्रोवाइज़ करेंगे जिससे कि हमारा प्रोडक्ट भी जो नए फीचर्स है उसके साथ मार्केट में है। तो उससे क्या है, हम उस पर कुछ पैसा लगाएंगे, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ फर्नीचर भी हो सकता है, परचेज ऑफ कंप्यूटर और हो सकता है, या परचेज ऑफ गुड्स, ये सब जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। मशीनरी खरीद ली, उसमें कोई नया इम्प्रोवाइज़ किया, वो है। तो दूसरा आ जाता है हमारा रिवेन्यू, दूसरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इट इज़ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द बेनिफिट इन विच इज कंज्यूम और एग्जॉस्ट विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। इट हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद रिवेन्यू विद द वन अकाउंटिंग पीरियड। यानी ये ऐसा खर्चा है रिवेन्यू नेचर का जिसको हम 12 महीने के लिए उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसको एक 12 महीने यानी एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही हम उसको जो है उसका फ़ायदा लेते हैं। जैसे रेंट पेड है या रेंट के साथ साथ हमारा उसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि सैलरी पे कर रहे हैं। हम सैलरी कब पे करेंगे, हर साल हर महीने कस्टमर को पे करेंगे, रैकिंग नेचर का है, उसको जो है हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हर महीने पे करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स है, जैसे जैसे हम ट्रेडिंग गुड्स खरीदेंगे या रॉ मटेरियल खरीदेंगे हमारी कॉस्ट चलती रहेगी। तो ये हमारा जो है कहलाता है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो आता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो तीसरी कैटेगरी है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इन नेचर बट रिटर्न ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। जैसे हमने ऊपर बात की थी, जो हमने यहाँ पर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस लिए थे, ठीक उसी तरह डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वही चीज़ है। इसमें क्या करते हैं, उसका फ़ायदा हम एक जो 12 महीने है उससे ज़्यादा तक लेते हैं, इसलिए हम जो है उसको एक तरह से एक एसेट के रूप में शो करते हैं, लेकिन वो होता हमारा एक्चुअल में एक्सपेंस है। और आपको पता ही है कि जैसे एक्सपेंस के माध्यम से खर्चा करके हम क्या करते हैं, एसेट्स को परचेज करते हैं, और इस वजह से हमारा जो है डेफर्ड रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है वो भी एक एक्सपेंडिचर नेचर का होता है, लेकिन उसको राइट ऑफ एक साल में नहीं करते और लंबे समय तक हम उसको दिखाते हैं। और इसमें जितना पार्ट हम इसको हम राइट ऑफ करते हैं वो जो है इसमें लार्ज एक्सपेंडिचर अगर हम उस पर कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट पर, तो उसका बेनिफिट एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में लेंगे तो उसको जो है हम एसेट्स में दिखा देंगे। इसके बाद हमारी दूसरी जो छोटी टर्म के रूप में हम देखें तो यह आ जाता है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर से मिलता जुलता है, लेकिन एक्सपेंडिचर और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्सपेंसेस जो है इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरल रिवेन्यू, यानी कि जनरेटिंग रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो खर्चा हम करते हैं वो हमारा एक्सपेंस कहलाता है। और इस एक्सपेंस में एक्सपेंस इज द मैंडेटरी मेजर ऑफ इनपुट्स और रिसोर्सेज कंज्यूम, यानी इसमें जो हम करते हैं वो पैसा जो हम डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं
बिजनेस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए डेली रॉ मटेरियल के रूप में कॉस्ट ऑफ गुड, डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ असेट्स, ये सब जो है हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, एक्सपेंसेस जो है वो हमारे दो तरह के होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो सकता है? प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है जब हम किसी को एडवांस, प्री माने पहले पेमेंट करना। जैसे आपने मोबाइल को रिचार्ज करते हो, एक प्रीपेड होता है, एक पोस्ट पेड होता है। प्रीपेड का मतलब क्या हुआ? आपने कुछ पैसे उसमें डलवाए, उसका बेनिफिट हम बाद में ले रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ खर्चे हम एडवांस में पे कर दिए। जैसे प्रीपेड रेंट हो गया, मैंने कि बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, 2 महीने का रेंट एडवांस में दे दिया तो प्रीपेड रेंट हो गया, तो ठीक है, वो प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। इसी तरह से बिजली का बिल है, बिजली हमने कंज्यूम कर ली, लेकिन जब कंज्यूम हो जाएगी उसके बाद बिल आएगा तब हम उसको भरेंगे, तो वो हमारा एक तरह से, अगर हम इस महीने की बात करें, बिल आएगा अगले महीने तो वो हमारा आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। तो कुछ ऐसे एक्सपेंस जो हो चुके हैं लेकिन हम उनको अभी पे नहीं किया तो वो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली टर्म जो आती है आपकी आती है इनकम। इनकम क्या है? इट इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग ए अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो हम इनकम अर्न कर रहे हैं, जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो हमारा इनकम कहलाता है। इन अदर वर्ड, द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस टर्म्ड एज इनकम। रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो डिफरेंस है वो हमारा इनकम कहलाता है। जैसे हमने यहाँ लिखा भी है, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जितना हमने अर्न किया है उसमें से अगर रेवेन्यू एक्सपेंस को माइनस कर दे तो वो हमारी इनकम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगली टर्म आती है प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? जो डे टू डे एक्टिविटी होती है, जो रोजाना की एक्टिविटी। जैसे मैं एक कपड़े की दुकान मेरी है तो मैं कपड़ा बेच रहा हूँ, कपड़े का बेचने से जो रोज़ मुझे इनकम हो रही है डे टू डे एक्टिविटी से, वो उससे जो मैं कमाई कर रहा हूँ, जो मेरे पास पैसा आ रहा है, उससे जो वो प्रॉफिट हमारा कहलाता है। प्रॉफिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इज नेट प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल और सर्विसेज रेंडर्ड एंड इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। यानी अगर जितना पैसा हमारा सेल के जरिए आ रहा है या सर्विस देने के बदले में आ रहा है, उसमें से अगर हम अपना एक्सपेंस को माइनस कर दें, यानी कि एक तरह से हम उसमें जो डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे जो खर्चे फैक्ट्री लाइटिंग के हैं, जो हमारा कैरिज इनवर्ड है, उस तरह के जो खर्चे हैं परचेजेस के है, वो चीज़ें जो हम उसमें एडजस्ट करेंगे तो वो हमारा कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। और दूसरा आता है हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट इज़ द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंस फ्रॉम टोटल रेवेन्यू। फर्म की टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को लेस, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, उनको लेस करने के बाद जो बचता है वो हमारा नेट प्रॉफिट बचता है। इसके बाद एक टर्म हमारे आती है गेन। गेन इज द इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी फ्रॉम समथिंग अदर देन डे टू डे अर्निंग। जो रोज़ाना की अर्निंग है उससे अलग हटके अगर हम कोई प्रॉफिट कमाते हैं, कैसे? इरेगुलर एक्टिविटीज़ के। मान लीजिए हमने एक मशीन पुरानी पड़ी थी जिसकी बुक वैल्यू 2000 रुपये थी, वो हमने 2500 की बेच दी, तो जो 500 हुआ वो हमारा गेन हो गया। लेकिन वो डे टू डे की एक्टिविटी से नहीं है। एक डे टू डे की एक्टिविटी क्या हुई कि मान लीजिए हमारे बुक की शॉप है, रोज़ बुक्स बेचने हैं हम, तो हमें उससे कोई नॉर्मल बिक रही है तो डे टू डे एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ गई, तो उससे हमारा प्रॉफिट आएगा। लेकिन गेन जो होता है वो इरेगुलर एक्टिविटी के जरिए निकल के आता है। इसी तरह से दूसरा आपका होता है लॉस। लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू, इट डिक्रीजेज द ओनर इक्विटी। यानी लॉस जो होता है, लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू। एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस है वो लॉस कहलाता है। इट इंक्रीज द ओनर्स, डिक्रीज द ओनर्स इक्विटी। इससे क्या होता है? जो कैपिटल है, जो ओनर्स की इक्विटी है वो घटती है। ठीक है, इसके बाद आज हम जो अकाउंटिंग टर्म हमने ली है, करीब 12-13 अकाउंटिंग टर्म हमने यूज़ की है। बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स, कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटी, एसेट्स, रिसिप्ट्स,
एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, गेन एंड लॉस। ये हमारा इस चैप्टर में जो अकाउंटिंग टर्म का पहला पार्ट हमने आज कवर किया है। ये वाइडली यूज टर्म है जो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए अकाउंटेंसी शुरू करने से पहले। इसका जो बाकी बहुत सारी टर्म और हैं जो उसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।